नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर बात करेंगे, जहां आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे क्योंकि हर स्थिति का आपको लगातार सामने रखते हैं। हमारे इसी मुद्दे पर तमाम राज्यों के संवाददाता भी लगातार पूरी स्थिति का जायजा देते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन से राज्यों में कितने कोरोना संक्रमण के मामले लगातार रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है और बता दें आपको ये कि देश भर में रविवार को 1,52,000 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो बेहद ही चिंता का विषय बन गया है। और तो वहीं 24 घंटे में 839 मरीजों की जान भी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर कई प्रकार की पाबंदियां लागू कर दी गई है। हालांकि इस बीच देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक टीके भी लग चुके हैं। और कल जिस तरीके से आपको बता दें कि कल टीका उत्सव था और लाभार्थियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भी भाग लिया था। बता दें आपको ये भी कि देश में कोरोना के 71% एक्टिव मामले सिर्फ 5 राज्यों में हैं और वो राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल, जहां लगातार कोरोना ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। अकेले महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48.57% एक्टिव केस है। बता दें आपको ये कि कोरोना को लेकर हालात बेहद ही गंभीर होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां संक्रमण के 63,294 नए मामले सामने आए थे और देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,774 नए मामले सामने आए। 48 मौतें भी हो चुकी है इसी दौरान। तो वहीं अब तक एक्टिव केस कुल 34,341 है और संक्रमण दर 9.43% है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हालात चिंताजनक है, पर लॉकडाउन की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां बीते 24 घंटे के दौरान 10,521 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रविवार को यहां कोरोना से 82 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोरोना संक्रमण मामलों ने लगातार तेज रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,353 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक दिन में कुल 2,03,780 सैंपल की जांच हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में यहां अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में यहां पर भी कोरोना की रफ्तार बढ़ना शुरू हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,398 नए केस सामने आए थे। कोलकाता की अगर बात करें तो कोरोना ने पैर पसारना यहां पर भी शुरू कर दिया है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 469 नए केस पाए गए हैं। तो सीधा अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की तस्वीरों पर, जहां हमारे संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। वहां बताएंगे कि कोरोना की स्थिति क्या है फिलहाल। एसटी राज, क्या अपडेट है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? जी करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में देखा जाए तो कोरोना ने अपने पूरी तरह से पैर पसारा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे आए दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, कल का मैं आपका आंकड़ा बताना चाहूंगा तो कल 14,000 के लगभग जो आंकड़ा था, आज जाकर आज जो पता चल रहा है कि 17,000 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है। तो इसके मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में आए दिन कोरोना ने अपना पैर पसार रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पीड़ित कर रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे टीकाकरण और वैक्सीन भी हो रहा है तो आए दिन अच्छे से हो रहा है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो ये चिंताजनक बात है। और देखना ये है कि होता क्या है इसके बाद। लेकिन यहाँ के मुखिया हार नहीं मान रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल जी का उनका बार स्टेटमेंट जरूर आ रहा है। स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि हम कोरोना का जंग जीत लेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी किया हुआ है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से संक्रमणों का संख्या बढ़ रही है उस तरीके से ही लगभग उसके 1/3 के आसपास उन लोग को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है आज। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कल की तारीख में 5,000 के लगभग को डिस्चार्ज भी किया गया था। तो जो 17,000 के आसपास जो संक्रमण है, उनको कल के तारीख में जो आंकड़ा है वो 5,000 के आसपास जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बाहरी क्षेत्रों से जो पलायन होने जो काम करने के लिए गए हुए थे, उन लोगों का भी आना चालू हो गया है छत्तीसगढ़ में, वापस अपने गृहग्राम में तो आना चालू हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जो तैयारी की है, हर गांव, हर तहसील, हर जगह पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, तो
तो वहां पे उनको 7 दिन के लिए रुकने का व्यवस्था पूरी तरह से किया गया है, पूरे अच्छे तरीके से पूरे टीम के साथ किया गया है और वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इनका जांच भी किया जा रहा है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित 50% के लोग संक्रमित पाए भी जा रहे हैं, उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, टीकाकरण की जो बात कहा जाए तो टीकाकरण इतने अच्छे से किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि आए दिन इतने सवेरे 5 बजे से जो यहाँ पे कतार में लग जाते हैं टीकाकरण के लिए, शाम के 9 बजे तक टीकाकरण के लिए। और जिसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ 100 से ऊपर के लोग भी हैं, जो 100 के ऊपर जिनकी आयु है, उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उन लोग को प्राथमिकता भी दिया जा रहा है। सबसे पहले उनके उम्र का लिहाज करते हुए उनको टीकाकरण दिया जा रहा है। जैसे अफवाहों की बात मैं आपसे करूं तो अफवाह आए दिन बढ़ते जा रही है कि टीकाकरण कराने से मौत हो रही है, टीकाकरण कराने से तबियत खराब हो रही है, अटैक आ रहा है, ऐसे अफवाहें तो जारी है। अफवाहें की बात को तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अफवाहें तो होते रहती है, लेकिन इन अफवाहों को मद्देनजर निराकर साइड कर लेकिन टीकाकरण लगाने के लिए सभी जवान, सभी बुजुर्ग, सभी लोग सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से टीकाकरण हो रही है तो इसके लिए सीएम भूपेश बघेल जी खुश हैं और बोल रहे हैं कि टीकाकरण करवाइए, टीकाकरण लगवाइए, इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस सोशल मीडिया के थ्रू जगह जगह पे यही ऐलान कर रहे हैं कि टीकाकरण करवाइए, टीकाकरण कराने से कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से अभी तक का मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में टीकाकरण कराने के बावजूद किसी के हताहत या किसी का कोई मौत होने की खबर अभी तक तो नहीं आई है। जी तो एसडी राज, जिस तरीके से बताया जा रहा है महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में एक ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर नियमों का पालन नहीं हो रहा, जिसके कारण ऐसे लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार दिन प्रतिदिन ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल जी हैं। तो आरोप प्रत्यारोप तो कॉमन सी बात है जो चलते रहती है, नेता प्रतिपक्ष की बात है तो चलते रहती है। लेकिन एक कोरोना की घड़ी है, कोरोना की घड़ी को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस तरीके से कोई नजर नहीं आ रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन का व्यवस्था किया, राजधानी रायपुर में लॉकडाउन किया गया है, बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया गया है, जहां पे वहां पे अगर किसी से मिलना भी है या कोई भी कारण से आपको जाना है, या तो आपको मेडिकल का रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा या तो आपको फोन में आपका रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हैं, या तो आप कहीं परिवहन करने जा रहे हैं तो उसका टिकट जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, अन्यथा न तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दिया जाएगा। कल की मैं आपको बताऊं तो बस्तर संभाग जो अंदरूनी क्षेत्रों में माना जाता है, जहां पे आए दिन नक्सलियों की घटनाएं होते रहती है, उस क्षेत्र में रात के इतनी कड़काई से कार्रवाई की जा रही है। जिस जिला मुख्यालय जगदलपुर है, जगदलपुर में कल रात के एक दिन में 200 के लगभग लोगों के ऊपर कार्रवाई किया गया था, 200 के लगभग कार्रवाई किया गया था। उसके बाद सवेरे एसडीएम कोर्ट से उनको छुड़ाने की बात कही गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो शासन पूरी तरह से पूरी कड़काई कर रही है, जिस कोशिश तो पूरा कर रही है कि कोरोना को रोकने के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये भी जरूर है कि कोरोना का ग्राफ थोड़ा सा कम होता भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से शुरू में जिस तरीके से बढ़ रहा था छत्तीसगढ़ में, अब थोड़ा सा कम होता भी नजर आ रहा है। देखना यह है कि आगे और होता क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसडी राज तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस दौरान बढ़ चढ़कर भी भाग लिया है। जो टीका लगवा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अगर पूछा जाए, साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हम सही हैं। और लोगों से भी यही अपील की जा रही है, लोगों जो लाभार्थी है जो टीका लगवा रहे हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार भी साफ तौर पर अपील कर रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये कह रही है कि यहाँ पर थोड़ी ढिलाई ना बरती जाए। लॉकडाउन की भी स्थिति पैदा हो रही है, लॉकडाउन वो नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े वो बेहद डराने वाले हैं। कई राज्यों में 1 लाख से अधिक केस सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों को समझना चाहिए कि महामारी है, हमें सतर्क रहने की बेहद ज़रूरी है। कि सरकार गुहार कर सकती है, अपील कर सकती है, लेकिन जो सारा काम है वो जनता पर सौंपा जाता है। एक साफ तौर पर जनता का भी एक तरीके से ये कहना है कि क्या
जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर केसेस सामने नहीं आ रहे। तो हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी अब कोरोना ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में 4000 से अधिक केस सामने आए हैं। तो एएनबी न्यूज़ भी लगातार जनता से यही अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना गाइडलाइंस की उल्लंघना ना कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन अगर लग गया तो काफ़ी दिक्कतें उन गरीबों पर पड़ने वाली है। जहां 2020 में जो तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां एक लोगों के लिए खाना सब कुछ बंद हो गया था, सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हो गई थी, कई लोगों की जान भी चली गई थी भूखमरी से। लेकिन यही जनता से अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, पहले की तरह ऐसी स्थिति पैदा ना कीजिए। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र में जो स्थिति है बेहद ही डराने वाली है, लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। लेकिन अब अगर उधर सरकार की अगर बात करें तो अब एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है। क्या लगता है कि इसमें क्या लॉकडाउन का संकेत दे सकते हैं पूरी तरीके से कि आने वाले समय में अब लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा? करिश्मा, देखिए जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की संख्या 61,000 के पार, वही मुंबई में 10,000 के आसपास है। वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कह रही है कि किसी भी हालत में कोरोना की चेन तोड़ा जाए। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार कल जिस तरह से अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की, उसके में डिसाइड किया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों में कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। उसको लेकर चर्चा की गई। वहीं कल 2 घंटे के बाद टास्क फोर्स के साथ भी मीटिंग की गई। टास्क फोर्स ने भी पूरी तैयारी के साथ ये कहते हुए दिखाई दिया कि 15 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र मुंबई में अनिवार्य है। अब आखिरी मुहर लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल तैयारी में है। माना जा रहा है कि आज केंद्रीय बैठक होगी, तमाम कैबिनेट के मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। उसमें फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाए और कितने दिनों का लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं आज जिस तरह से बैठक होने वाली है उसमें साफ तौर पर तय किया जाएगा कि लॉकडाउन से पहले व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज का जो किस तरह से निर्धारण किया जाए, उसके बाद जो लॉकडाउन पर चर्चा की जाएगी। तो माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन होगा। तो सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि जो 2020 में कहीं ना कहीं पहले तो दिल्ली से केसेस सामने आते थे, महाराष्ट्र से सामने आते थे, और वही स्थिति अब देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है लोगों की। क्या लगता है कि लॉकडाउन लगाने से कुछ राहत मिलेगी बढ़ते कोरोना के मामलों में? देखिए, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि 15 दिन का लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो जाहिर तौर पर कोरोना की चेन टूटेगी। ऐसे में बहुत सारे रिजल्ट जो लगातार बढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं उसमें कमी देखी जा सकती है। इस तरह का प्रावधान है, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि सबसे जरूरी है कि महाराष्ट्र मुंबई में स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से सही किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है। ऑक्सीजन की बात करें या फिर वेंटिलेटर की बात करें, हर विभाग में जो कहीं कहीं कमी दिख रही है। आज लेकिन सत्य प्रकाश, यहाँ डॉक्टर के भी क्या कर सकते हैं? डॉक्टर भी लोगों से अपील ही कर सकते हैं। जो हालात अभी सरकार पर है, सरकार भी लगातार इसको लेकर चिंता जाहिर कर रही है। डॉक्टरों की भी बात कहे तो डॉक्टरों का भी वही काम है कि हमारे मरीजों को सही सलामत रखा जाए, लेकिन डॉक्टर भी अपील ही कर सकते हैं। डॉक्टर भी एक घबरा रहे हैं कि कई डॉक्टरों की भी जान चली गई है, संक्रमित वो भी हो रहे हैं। जाहिर तौर पर करिश्मा, देखिए डॉक्टर बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ज्यादा जागरूकता हो, लोग जागरूक रहे, लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जरूरत हो तभी बाहर निकले। उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना की जो चेन है उसको कैसे तोड़ा जाए, किस स्थिति में तोड़ा जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो महाराष्ट्र की स्थिति आर्थिक तौर पे बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले कोशिश में ये लगी है कि बिना लॉकडाउन लगाए किसी स्थिति से निपटा जाए। लेकिन जिस तरह से स्थिति बन रही है लगातार, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल इस फैसले पर अड़ी हुई कि अब लिहाजा मुंबई में जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तब कोरोना की चेन को तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। तो सत्य प्रकाश, अगर टीका उत्सव की बात करें, अब टीका उत्सव चल रहा है तो लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितने बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की जो स्टॉक है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए, देश में भले ही टीका उत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है। लिहाजा वैक्सीन को लेकर
महाराष्ट्र सरकार लगातार मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि वैक्सीन की उपलब्धता कराई जाए। लेकिन जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र के कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया गया है 3 दिनों के लिए, उसमें आज दूसरा दिन है। माना जा रहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से बंद किया गया है। आने वाले समय में वैक्सीन अगर आती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार का टारगेट है कि प्रतिदिन कम से कम 3 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाए। लेकिन स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र सरकार के पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन नहीं है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ देखी जा रही है वो अपने आप में ये दर्शाती है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए कितना उत्सुक है और कितना जागरूक है। तो सत्य प्रकाश, अब फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों को क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से अब आए दिन ऐसी भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है, रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी लगातार भीड़, तो बस स्टैंड पे देखें तो वहां पर भी, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता दिलाने के लिए अगर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए करिश्मा, जब तक मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तब तक इस तरह की भीड़ होना लाजमी है। हालांकि मुंबई में जिस तरह से 2 दिन का नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाया गया था उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। रेलवे स्टेशनों की बात करें या फिर बस स्टॉप की बात करें या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, वहां पे गर्दी नहीं देखेगी, लिहाजा जहां भीड़ लगी रहती तो वहां भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो सत्य प्रकाश, सब्जी मंडी में भी आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती थी कि वहां पर काफी तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। क्या वहां पर भी कुछ राहत दिखी है? पुलिस प्रशासन का क्या इंतजाम है वहां पर अब? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पहले एक गाइडलाइन में कह दिया था कि जो एसेंशियल सर्विस है, जो अत्यावश्यक सेवा है, चाहे राशन की दुकान हो, मेडिकल की दुकान हो, दवाखाना हो या फिर अन्य हो, ऐसी जगहों पर पाबंदियां कड़क नहीं लगाई जाएगी, लिहाजा लोग खाने पीने के लिए परेशानी न उठाना पड़े। तो ऐसे में जो सब्जी मार्केट है वहां भी भीड़ देखी जा रही है, राशन की मार्केट वहां भी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि लगातार लोग जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीवन जीने के लिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की सामान जुटाने में लगे हुए कि आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार इसी पे चर्चा कर रही, विषय पे बात कर रही है कि किस तरह से किसी को महाराष्ट्र के मुंबई करों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किया जाए, उसके बाद उनके तमाम व्यवस्था मुहैया करवाए जाए, उसके बाद जो है लॉकडाउन की बात की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो स्थिति हमने बताई है, हमारे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़े हुए थे सत्य प्रकाश सोनी, उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर टीका उत्सव की बात करें तो महाराष्ट्र में टीका उत्सव में कई केंद्र ऐसे बंद मिले थे क्योंकि वहां पर वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। जो स्टॉक है वैक्सीन के वो खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण टीका उत्सव वहां पर कई जगह पे नहीं मनाया गया। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में नियमों का पालन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वहां पर चरमरा गई है और लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48.57% एक्टिव केस है और देश में जो एक्टिव केस है फिलहाल 12 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो सीधे अब ले चलते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर पर, जहां इंदौर की जो हालात हैं वो हमारे संवाददाता गणेश तिवारी बताएंगे। गणेश तिवारी, क्या खबर है? क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो हालात है वो बेहद ही बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या है वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना के अपडेट को लेकर? देखिए करिश्मा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो कोरोना की दूसरी लहर है, निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के आंकड़ों में बढ़ता नजर, जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर ही आए हैं। और दूसरी लहर जो है मध्य प्रदेश में कोरोना की, वो निश्चित तौर पर भयावह बनती जा रही है। बात करें जो जनवरी और फरवरी माह की बात करें तो जहां कोरोना के आंकड़ों में 1% 2% का ही रेशियो था कि कोरोना के आंकड़े 1% 2% आ रहे थे, आज वो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि मध्य प्रदेश में 15 की रेट से जो है कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो 5,939 जो है मामले जो है कोरोना के सामने आना, इंदौर में इकलौते जो है 919 मामले सामने आना, भोपाल में 793 मामले सामने आना, 24 लोगों की मृत्यु होना, कहीं ना कहीं ये साफ बताते हैं आंकड़े, ये साफ आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना किस कदर मध्य प्रदेश में हावी है। और लेकिन गणेश तिवारी, क्या अब जिस तरीके से अगर बात
बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर करें तो कई जगह से तस्वीरें भी ऐसी आई है जहां पुलिस प्रशासन लोगों को सख्ती से जो उल्लंघन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस का, कहीं ना कहीं उनको कह भी रही है, अपील भी कर रहे हैं कि मास्क लगाइए। तो दूसरी तरफ अगर बात जनता की करें तो जनता क्या अभी भी जागरूक हुई है, क्योंकि वह कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए, जिस कदर मध्य प्रदेश में करीब 52 जिलों में से 15 जिलों की बात करें तो पूरी तरह से 7 से 9 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। वही समस्त जो है जिलों में नाइट कर्फ्यू और सैटरडे संडे ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ। तो ऐसे में अब जनता जो है पहले जो बेपरवाह नजर आ रही थी, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती थी, ऐसे में अब जब लॉकडाउन एक बार फिर मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, तमाम इन बड़े शहरों में जो है 7 दिन 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद अब जनता जरूर जो है उनके चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी कुछ लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर किसी तरह से कोई मास्क नहीं दिखता है और यही वजह है कि प्रतिदिन जो है कोरोना के आंकड़ों में इजाफा ही हो रहा है, किसी तरह से कमी नजर नहीं आई है। हालांकि अब जनता पूरी तरह से प्रशासन का भी सहयोग कर रही है, चूंकि लॉकडाउन लगा है तो जो बेवजह घूमने वाले लोग थे उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 7 दिन का ऑलरेडी 19 अप्रैल तक की बात करें तो इंदौर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि वह किसी तरह से पूरी तरह से राज्यव्यापी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ जो बंदिशें हैं, जो दिशा निर्देश है, वो खाली वीकली एंड पे या फिर ऐसे ही साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने के पक्ष में है, क्योंकि आम जनता की अर्थव्यवस्था पहले ही पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से छूट भी देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और लोग बेपरवाह भी नजर आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना वायरस के मामलों ने लगातार रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी मुद्दे पे हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हेलो, धन्यवाद सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी जी, धन्यवाद करिश्मा। तो सर, क्या लगता है लगातार जिस तरह से देश में कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। कई जगह पर यह बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। हाँ, लोगों की लापरवाही तो है, लेकिन वैक्सीन खत्म होने की बात कहाँ पर आ रही है, अगर उस स्थान की भी जानकारी मिले तो उसके बारे में बात किया जा सकता है। जहाँ तक मैं अपने गृह प्रदेश की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में, यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लगातार वैक्सीनेशन स्वास्थ्य केंद्रों पर हो रहा है। मैं खुद और हमारे तमाम परिचित परिवार के लोग भी लगातार वैक्सीनेशन का लाभ ले रहे हैं। कुछ जगह पर जैसे मेरी भी व्यक्तिगत जानकारी में है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में हुआ कि यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं है, तो वहाँ पर पीएमओ की तरफ से ये बताया गया कि क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर को बदल करके जहाँ पर लोगों को। और अरविंद जी, जिस तरीके से अब बताया जा रहा है, जहाँ जब से वैक्सीन बनी है तब से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष का काम है लगातार पक्ष पर आरोप लगाना। तो बात अगर महाराष्ट्र की करें, जहां एक तरफ तो टीका उत्सव मनाया जा रहा है और इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आता है, कहते हैं यहाँ पर तो वैक्सीन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वैक्सीन की कमी के कारण ही इजाफा होता नजर आ रहा है। नहीं, वैक्सीन की कमी अब महाराष्ट्र में कैसे है ये खुद, क्योंकि महाराष्ट्र में तो वैक्सीनेशन की मतलब काफी वैक्सीन लग रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो डाटा आया है उसके हिसाब से वहाँ वैक्सीन जो है खराब भी बहुत हो रही है। और लगाने वाले जब है क्या कि वैक्सीन को आप स्टोर करके रख के क्या करेंगे, जितना डिमांड है जितना वहां पर लोग लगवाने की आ रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले जो है सरकारों को सूचित कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर जो लोग लगवाने आ रहे हैं वो वापस न जाएं। केवल स्टोर कर लेना या कह देना और भेजिए, इससे काम नहीं चलना है। ये राजनीति की विषय वस्तु न होकर के स्वास्थ्य की है। और ये वैश्विक संकट से निपटने में भारत का जो अहम योगदान रहा है उसको भारत के कम से कम राजनीतिक दलों को और आम जनता को बहुत समझने की जरूरत है। अरविंद जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना का, और ये बताया जा रहा है जो दूसरी लहर है ये काफी खतरनाक है, एक्सपर्ट ने बताया है, तो दूसरी तरफ इसी के कारण
कई जगह पर, कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और इसी बीच अब बच्चों का बयान सामने आता है कि जहां पर चुनाव है, बच्चे ही नहीं यार तमाम जनता की यही आवाज है, यही सवाल है सरकार से, क्या कोरोना रैली के बीच में नहीं आ रहा? क्योंकि आगामी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो कह रहे हैं वहां पर इतनी तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, बिना मास्क वहां पर रैलियां की जा रही है, बिना मास्क वहां पर वोटर अपनी मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें हालात काबू, यहाँ पर हालात काबू हैं और जनता के बीच में यहाँ पर हालात काबू नहीं है? जी, चुनावी रैली और चुनाव को लेकर के सबसे मुझे लगता है कि मैंने शुरू से टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग को, सरकारों को चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया को रोक दे और राजनीतिक दलों को भी इससे भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो रहा है तो जनता को सतर्क होना चाहिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सतर्क होना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाए, खुद को बचाए रखें, क्योंकि यहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा है। देश के गृह मंत्री से लेकर के बड़े बड़े नेता तक कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो कोविड-19 के संक्रमण को नकारना हाल में सर 4000 से अधिक केस सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ, पहली लहर में भी कई अपने 5-6 शुभचिंतकों, पारिवारिक रिश्तेदारों को इस बीमारी से मैंने स्वयं खोया था। और अभी हाल में परसों भी हमारे एक रिश्ते में हमारे साले हैं, सगे साले हैं, उनकी इस बीमारी से डेथ हुई और तमाम लोग इससे संक्रमित भी हुए। तो जो लोग भी ये नादानी कर रहे हैं कि चुनावी रैलियों में संक्रमण नहीं होता है, हमको रोका जा रहा है, तो माफ करिए, ये बीमारी व्यक्ति को लगती है, पूरी संस्थान को नहीं लगती है। और अगर हम या हमारे परिवार के कोई लोग इस बीमारी के संकट से आकर के बीमार होंगे या उनकी मौत होगी तो दुख हमें होगा। राजनेताओं की भी मौत हुई है। चेतन चौहान अरविंद जी, क्या लगता है इसमें बड़ी लापरवाही सरकार की भी देखने को मिल रही है? बड़े बड़े दिग्गज नेता जो लोगों से अपील कर रहे हैं और वही कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल ये भी मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, जयपुरिया स्कूल लखनऊ में उन्होंने एक फोटो सेशन कराया था, प्रोग्राम में भाग लिया था। मैंने भी लगातार उस पर उससे जवाब मांगा, टिप्पणी किया और तमाम पत्रकारों ने भी ट्वीट किया और सब किया। और उसी के कारण अरविंद जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।